जय हिंद। आज मैं क्लास 6 के लेसन 5 ली हूँ। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में बताने वाली हूँ। इसको मैंने जूम करके पढ़ाऊँगी। देखिए यह पूरा चैप्टर है, देख लीजिए। ये पूरा 9 पेज का है, ठीक है। तो इसको मैं जूम करके पढ़ाऊँगी। तो अब मैंने जूम कर दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासक को चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे जो करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। यहाँ पर देखिए, अश्वमेध एक यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़ा का राजा के लोगों ने देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यहाँ पे देखिए, अगर उन्होंने घोड़ा को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए कुछ उपहार से सम्मानित किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। आमंत्रित राज्य सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यहाँ पे इन सभी राज्य आयोजित आयोजनों में राजा को मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की हेल्प करता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, विजय में अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनके रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे इन आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना तकना था, ठीक है। यहाँ पर राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। पुरोहितों को शूद्र मानते थे, कई अनुष्ठान में उनको शामिल नहीं किया जाता था। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड हैं, कुछ नहीं, वर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। उस समय 4 सामाजिक वर्ड थे। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, जिनमें कई उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम पशुपालन और व्यापार करना था। शूद्रों का काम था जो सबसे नीचे वर्ग के आते थे, निम्न वर्ग के आते थे, उनका काम था कि इन तीनों का सेवा करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करें, ठीक है। यहाँ पे जनपद है। जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर के जनपद के राजा माने जाने लगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद है, यहाँ ऊपर आते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की थी। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और एटा के पास अज अंतर अतरंज सॉरी अतरंजी खेड़ा था। इनमें से प्रमुख खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें इनमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन प्रस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप से जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से भी स्पष्ट है, इन बर्तनों का पर चित्रकारी की गई है, ठीक है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद करीब 2500 साल पहले महाजनपद का शुरुआत हुआ था। तो महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। चित्र 4 में देखिए, यहाँ पर ये लग रहा मानचित्र 4 में, यहाँ पर में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद एक राजधानी होता था। कई राजधानियों में किलाबंदी की जाती थी। इनमें चारों ओर लकड़ी या ईंटों के पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, ठीक। यहाँ पर मैं देखिए मैप में
भारत के महाद्वीप देखिए तक्षशिला है, यहाँ पर तक्षशिला है, कंधार, ये देखिए अवंती, उज्जैन, महानदी, ये सब है। मगध, वैशाली, ये तो कुछ महाजनपद हैं, ठीक है। कौशल है, कौशाम्बी है, राजगिरी है, हस्तिनापुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब इसके बारे में आती हूँ। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, ठीक है। कि विशाल, यहाँ पे इस तरह विशाल में दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा पंचों ने इनसे इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। ये पे देखिए बहुत विशाल सीढ़ी जो कि राजा के पार जाना होता था, बहुत विशाल सीढ़ी है। इस सीढ़ी से जाते हुए फिर राजा को उस सीढ़ी से चढ़ते नीचे उतरना था, सीढ़ी से चढ़ना फिर नीचे सीढ़ी से उतरना, तब राजा को महल मिलता था। इतना सुरक्षित राजा रहते थे। यहाँ पे देखिए अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संबंधा आहत सिक्कों, यहाँ पर 77 के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, ठीक है। अध्याय 8 में आप लोग पढ़ाऊंगी कि सिक्के कितने प्रकार के होते थे, आहत सिक्के के बारे में, ठीक है। महाजनपद में राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। तो महाजनपद के राजा और ऋग्वेद में कर नहीं लेते थे, महाजनपद में कर लेने लगे। और ऋग्वेद में वो सेना अस्थाई नहीं रखते थे, महाजनपद के राजा अस्थाई सेना रखने लगे। तो हो सकता है इतना तो भिन्न हो ही है, दो इसमें बताया दो अंतर, तो बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है। यहाँ पर महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी ही सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद में राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर नियम पर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलते थे, ठीक है। फसल पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर लगाना पड़ता था। व्यापारियों को समान कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देने पड़ते थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से खुदाई की जाती थी। इससे फसलों के उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की रोपण, पौधा लगाना तैयार करने शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूक्ष्म निरीक्षण। तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ पर लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और यहाँ पर देखिए जनपद बन गया। गंगा सोन नदी जैसी मगध से होकर गुजरती थी, ठीक है। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये नदियाँ, गंगा और सोन नदी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले, यहाँ से आप लोग जानिएगा, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था, ठीक है। यही नहीं, जंगलों में घर, सॉरी, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में लोहे, अयस्क, खुदान, मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए भी बहुत काम उपयोगी में लाया जाता था। मगध में दो बहुत बड़ी ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। यहाँ पे है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर
संभव संसाधन अपनाते थे। महाजनपद महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपना नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम जो पंजाब की तरफ है वहाँ के तक फैला दिया। बिहार में राजगीर, आधुनिक जो राजगीर है, कई सालों के तक मगध की राजधानी बनी रही। पहले मगध की राजधानी राजगीर थी, जो कि पहले राजगीर के नाम से जाना जाता था, आज आधुनिक में राजगीर है। ठीक है। पाटलिपुत्र आज का जो पटना है वो अब बाद में राजधानी बना मगध के। 2300 साल पहले की बात है। मिसोडोमिया का एक सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतना हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। उसने मगध के क्रोच और कुछ करना चाहता था। उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि वे बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है। यहाँ देखिए वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ एक अलग किस्म के शासक व्यवस्था की थी, जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इस समय में से प्रत्येक व्यक्ति राज्य कहलाते थे। ठीक है। यहाँ पर सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना और किस तरह करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियों, दास, कुम्हार इन सभाओं में के हिस्सा नहीं लेते। यहाँ पर कुछ है। हेलो। यहाँ पर कुछ है थोड़ा सा वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय के बारे में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले चलता रहता था। इसके बाद गुप्त शासक ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में अध्याय 9 में पढ़ा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए उपयोगी शब्द राज्य, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा।